तो आप लोगों का न्यू चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर शुरू करते समय मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि अब देखो, नाम से ही पता चलता है कि हमको इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स में एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ठीक है। फिजिक्स में एक ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स। अब इस मैकेनिक्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके तहत हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन पर बात करते हैं। उसकी मोशन कैसी है, वो रेस्ट में है, चल रहा है, रुक रहा है, समझ में आ रहा है? इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, इन पर स्टडीज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? मैकेनिक्स। जो ऑब्जेक्ट्स के रेस्ट पोजीशन या मोशन वाली पोजीशन उसकी स्टडीज करता हो, किस तरीके से कितने समय में कहाँ चलेगा, ये सब, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। अब आप देखेंगे मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस। तो मैकेनिक्स में 3 सब ब्रांचेस होती हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किसको बोलते हैं? स्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है जो स्टेशनरी यानी कि रुके हुए हो, यानी कि इस सब ब्रांच के तहत हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। रेस्ट पोजीशन पे होते हैं मतलब रुके होते हैं। अब कोई चीज रुकी है तो उसको देख के आप क्या बोल सकते हो? दो ऑप्शन है। कोई चीज अगर रुकी है अपनी जगह पे, मान लो ये कोई चीज रुकी है अपनी जगह पे, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि फोर्स लगता है तो चीज चलती है, ठीक है। रुकी हुई चीज पर अगर फोर्स लगाओगे तो चीज क्या होगी? चलेगी। तो रेस्ट पे है, इसका मतलब या तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और या तो अगर बहुत सारे फोर्स अगर लग रहे हैं तो वो सब फोर्स मिल करके उस सिस्टम को, उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और कोई इधर से फोर्स लगा रहा है और उधर से भी फोर्स लगा रहा है, तो वो कहीं हिलेगा ही नहीं। तो देखो कहीं हिल नहीं रहा है, फिर भी उस पर दो फोर्स तो लग रहे हैं ना। फिर भी क्यों नहीं हिल रहा है बताओ बता? क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट एंड इक्वल है। मान लो 3 फोर्स लग रहे हों तो उनके भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह होना चाहिए कि तीनों का मिला करके उस ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट है, जो नेट फोर्स है, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तब भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह सकता है। क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? तो इसके तहत अपन किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं? जो रेस्ट में हो। इसके अंतर्गत यानी काइनेमेटिक्स में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडीज करते हैं जो मोशन में हो। मोशन में मतलब हो जो चल रहे हों, और उनके किस कारण से उनमें मोशन आया है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, वो उसको जानने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसके बारे में ध्यान नहीं रखते हैं कि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें मोशन कैसे आया, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वी स्टडी अबाउट दैट ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशंस। ठीक है, इनमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो, उनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन किस बात का हम ध्यान नहीं रखते? उनके मोशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, उस बात को हम लोग ध्यान नहीं रखते, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं। डायनेमिक्स भी आपको बतलाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसके स्टडी को हम लोग करने के लिए डायनेमिक्स वाली ब्रांच। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखा जाता है? कॉज ऑफ मोशन को ध्यान रखा जाता है, इसमें नहीं रखा जाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यस, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया है, काइनेमा। और काइनेमे का अर्थ होता है, काइनेमा का अर्थ होता है मोशन, ठीक है, वहां से काइनेमेटिक्स आया है। तो ये 3 सब ब्रांचेज हुई मैकेनिक्स की। तो ओवरऑल तीनों को मिला करके मैकेनिक्स बनता है, जिसमें हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में हो या मोशन में हो। अब हम आगे के टॉपिक्स में चलते हैं। अब ये रेस्ट क्या है और मोशन क्या है उसको अपन देखते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, बेसिक था कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। अब आपका आता है रेस्ट एंड मोशन। सर ये क्या शब्द होते हैं? रेस्ट एंड बोलना चाहिए, रेस्ट एंड मोशन, ये क्या होता है? सरल शब्दों में अगर देखें तो रेस्ट मतलब रुका हुआ और मोशन मतलब मूवमेंट कर रहा हुआ, चलता हुआ। एकदम सिंप्लिसिटी से आप समझेंगे, बहुत इजी लगेगा।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स या चारों ओर के ऑब्जर्वर जो भी इसको देख रहे हैं, अगर उनके रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता है तो बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। जैसे मैं इस टेबल को देख रहा हूँ, मैं इस बुक को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये चल नहीं रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। बात सुन रही है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में या अपने चारों ओर के जो उसके ऑब्जर्वर है, जो उसको निहार रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं, अगर उनके रिस्पेक्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, अगर मान लो चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे कि वो मूवमेंट में है, अर्थात वो मोशन में है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ डेफिनेशन समझते सेम कि चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स या चारों ओर के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलो, तो ये रिस्पेक्ट शब्द क्यों आया यहाँ पे, ध्यान से सुनो। कहने का अर्थ ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी आदमी के लिए रेस्ट में हो सकता है, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे आदमी के लिए मोशन में भी हो सकता है। इसलिए दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। जो तुम्हारे लिए मोशन में हो सकता है इसके लिए रेस्ट में हो, जो इसके लिए रेस्ट में हो सकता है तुम्हारे लिए मोशन में हो। तो ये जो शब्द है वो रिलेटिव है, प्योर नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, जैसे आप सड़क पे खड़े हैं और आपके सामने जा रही है एक ट्रेन, ठीक है। आप एकदम पैनी दृष्टि से आपको अचानक से ट्रेन में कोई आपका दोस्त दिखाई देता है, ठीक है। कौन दिखाई देता है? दोस्त। आप सब कुछ भूल चुके हैं, अरे मेरा दोस्त दिख गया, बहुत साल पहले मिला था इससे, मैं वो दिख गया। आपको पता नहीं, दुनिया जहान सब भूल चुके हैं, आपका दोस्त बस आपको दिख रहा है। और आप यहाँ सड़क पर खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं। आपका दोस्त रुका हुआ दिखेगा कि चलता हुआ दिखेगा? क्यों चलता हुआ दिखेगा? क्योंकि वो ट्रेन में है, क्योंकि वो ट्रेन में है और ट्रेन चल रही है, तो वो दोस्त जा रहा है, आपको दिख रहा है। मतलब आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त जो है मोशन में है, समझ में आ रहा है। लेकिन वो जिस ट्रेन में बैठा है उस दोस्त के सामने उसका भाई बैठा है, और वो जब अपने भाई को देख रहे हैं तो क्या उसको वो भाई, उसका दोस्त चलता हुआ दिखेगा क्या? वो कैसे दिखेगा? अरे तो बैठा है यार, बातचीत कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो उसके लिए वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन आप सड़क पे खड़े हो, आपके लिए वो मोशन में हो गया। तो रेस्ट और मोशन जो है वो सब क्या है, वो जो है वो रिलेटिव शब्द है। अब मैं रोड में खड़ा हूं, मैं देख रहा हूँ दो बाइक वाले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार वो जा रहे हैं, दोनों मोशन में दिखेंगे मेरे को, ठीक है। लेकिन वो दोनों बाइकर्स अगर मान लो सेम स्पीड से चल रहे हैं ना, और बात करते करते आपस में जा रहे हैं, अब वो कल्पना करो कि एक पल के लिए सारा जहान भूल जाओ, सिर्फ वो दोनों बाइक्स एक दूसरे को अगर देखेंगे, तो क्या एक दूसरे को वो चलते हुए दिखेंगे? क्या नहीं दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि अरे वो रुका हुआ है, हालांकि दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को रुके हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे बताओ? क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो गए ना, हमारे लिए दोनों किस में हुए? मोशन में हुए। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो हम पता ही नहीं कर सकते, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको सच में पता करना हो कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, हम एब्सोल्यूट कैसे पता करेंगे? तो एब्सोल्यूट पता करने के लिए हमको कोई एक रेफरेंस ऐसा मानना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में अगर वो उसकी पोजीशन चेंज होती है तो मोशन में, और चेंज नहीं होती है तो रेस्ट में। तो वो रेफरेंस किसको माने? तो आप बोलोगे सर इस अर्थ को आप रेफरेंस मानिए, और जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको आप मोशन में कहिए, और जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, उसको आप रेस्ट में कहिए। बात सुन रही? जैसे अच्छा बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं? पक्का? किसके रिस्पेक्ट में? आप लोग के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे को अंतरिक्ष से देखे, अभी नहीं देख पाएगा, हॉल में हूं, ठीक है, मान लो मैं ऐसे खुले बाहर हूँ, मान लो मैं जहां से उसको मैं दिख सकता हूँ, कहाँ से देखेगा मेरे को वो? अंतरिक्ष में, मतलब स्पेस में, बहुत दूर जा करके, इतना दूर आ के, ये संभव नहीं है कि वो मेरे को देख पाए। फिर भी अगर मान लो वो किसी यंत्र से अगर मेरे को देख पाता है, ठीक है, कोई बहुत बड़े टेलीस्कोप से अगर वो मेरे को देख पा रहा है, तो मैं उसको रुका हुआ नहीं दिखूंगा। क्योंकि भैया मैं किस में हूं? मैं अर्थ में हूं, ठीक है।
अब वो देख पाए चाहे ना देख पाए, लेकिन ये तो सत्य है सर कि अगर अभी आप में हम सब कहाँ पे अर्थ में है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग अभी एक दूसरे को, जैसे मैं आप लोग मेरे को बोल रहे हो सर अभी आप तो मेरे को रेस्ट में दिख रहे हो, अगर मेरे को कोई दूसरे ग्रह से या कोई स्पेस से अगर मेरे को आदमी वो देखे तो भैया ये पूरी की पूरी पृथ्वी पूरा अर्थ जो क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो मेरे को देखेगा तो क्या मैं उसको रेस्ट में दिखूंगा? नहीं, मैं उसको किस में दिखूंगा? घूमता हुआ देखूंगा। तो उसके लिए मैं मोशन में हो गया, आप लोग के लिए मैं रेस्ट में होगा। तो मैं हूँ क्या सब मिला के, मोशन में कि रेस्ट में? कुछ नहीं, कुछ में भी नहीं हूँ मैं तो, रेस्ट में हूँ ना आपके लिए, उसके लिए किस में हूँ? मोशन में हूँ। तो ये सब चीज रिलेटिव टर्म है, इसलिए प्योर रेस्ट और प्योर मोशन है ही नहीं। कोई किसी के लिए रेस्ट में है तो वो दूसरे के लिए हो सकता है मोशन में हो। मुझे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? आप बोलोगे सर अर्थ तो खुद के चारों ओर घूम रहा है, फिर सन के चारों ओर भी घूम रहा है। सन को फिक्स मानिए सर, सन सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है। अर्थ को घूम रहा है सन के चारों ओर, सन को फिक्स मानिए, सन को भी आप रेफरेंस पॉइंट नहीं मान सकते, वो भी गैलेक्सी सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। सन समेत हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, सब मूवमेंट में है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इज इट क्लियर? पक्का? कोई डाउट है क्या? बताओ भाई। हाँ, आप लोग बातों को अच्छे से सुनते जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर आपका अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो रोड पर एक बहुत बड़ी बस है, ठीक है? कितनी बड़ी बस है? बहुत बड़ी बस है। आप बोलोगे सर बहुत बड़ी बस है, कम से कम 60 आदमी तो बैठ जाएंगे इसमें, ठीक है? अब इतनी बड़ी बस को भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर पॉइंट मतलब तो बिंदु हो गया, पॉइंट। आप इस बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल क्यों रहे हो सर? तो सुनो कि हम किस सेंस में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और कब पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब मान लो वो बस यहाँ से चल करके मान लो बिलासपुर तक की दूरी तय करती है। कहाँ तक की दूरी? अब यहाँ से बिलासपुर मान लो एक बात की बात 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर कितनी लंबी दूरी और बस की लंबाई कितनी? अब उसकी तुलना करो, यहाँ से लेकर के खैरागढ़ से लेकर के बिलासपुर आप जा रहे हो और ये कितनी दूर है, और उसके हालांकि बस बहुत बड़ी है लेकिन उस दूरी से आप उसका कंपैरिजन करो जितनी दूरी वो तय कर रही है, तो कौन बड़ा कौन छोटा होगा बताओ? कितना छोटा? उसके मुकाबले वो कुछ नहीं है। जितनी दूरी वो तय करके जा रही है ना, उसके यहाँ से बिलासपुर इतना दूर है, सोचो इतना किलोमीटर चल के जाएगा, उसके मुकाबले बस की जो दूरी है या खुद की उसकी जो लंबाई है वो क्या है? नेग्लिजिबल। तो हम इस समय बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। फुटबॉल जो कि आपको इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यही फुटबॉल जब मैदान में खेला जाता है, खिलाड़ियों के द्वारा उसको जब किक मारा जाता है मैदान में, वो इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, यहाँ से किक मारे वहां, वहां से किक मारे वहां, इतना एक बॉल इतनी दूरियां तय कर रहा है, तो उस बॉल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जितनी दूरी को कवर कर रहा है, वो जितनी दूरी को कवर कर रहा है वो फुटबॉल, उस दूरी के उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका खुद का साइज कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको पता है ये इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े अर्थ को भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। पूछो कैसे? हाँ, सन के चारों ओर अर्थ, जो आपको पता है सन के चारों ओर घूमता है, सन के चारों ओर अर्थ द्वारा जो तय की गई दूरी है, सोचो सूर्य के चारों ओर जब जो अर्थ जो है चक्कर लगाती है, इतना सारा ये तो हम सोलर सिस्टम देखते हैं, हाँ सर ये ऐसे रोटेट होता है, वास्तव में इतनी ज्यादा दूरी है कि पूछो मत। मतलब समझ आ रहा है? सन के चारों ओर अर्थ का घूमना मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस इतनी बड़ी है कि उसके मुकाबले अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो। सोचो, आपको पता है पूरे सोलर सिस्टम को भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। सोचो उसमें इतने बड़े बड़े ग्रह है, जो आपका बृहस्पति ग्रह उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, उसका साइज खुद अर्थ के अर्थ से बहुत ज्यादा, बहुत कई गुना बड़ा है। उसके बाद उसके अलावा और कितने सारे ग्रह हैं, फिर सब मिला के क्या बनता है? सोलर सिस्टम। वो सोलर सिस्टम भी पॉइंट है भैया पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में, क्योंकि यूनिवर्स क्या है? इन्फिनाइट। उसका कोई और है ना छोर है, आप देखे उसका पता क्यों?
कुछ नहीं पता। उसके मुकाबले वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वैसी कई सारी गैलेक्सीज है, आपको पता है कई करोड़ गैलेक्सीज है। तो समझ में आ रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से खुद बहुत बड़ी हो, यानी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसकी तुलना में अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, तो ऑब्जेक्ट को आप क्या मान सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? फिर आता है आपका मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस, ठीक है, क्लियर है? ओके देखिए भाई, एकदम सरल सरल भाषा में समझेंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है पता है आपको, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, इधर उधर नहीं भागेगा, सीधा चलेगा तो ठीक है, सीधा चल रहा है तो आप बोलोगे कि वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मोशन इन 1 डायमेंशन कहा जाएगा। जैसे ये कोई रस्सी है जो कि दो दो खूंटों पे बंधी है कोई रस्सी, और उस पर कोई कीड़ा चल रहा है, तो रस्सी पे चल रहा है तो वो 1 डायमेंशनल मोशन ही कर सकता है, वो जरा भी इधर उधर हटेगा तो गिरेगा या उड़ेगा, लेकिन जब तक वो रस्सी पे चल रहा है तो रस्सी तो सीधी बंधी है, तो उस समय आप उस कीड़े की जो मोशन है उसको बोलते हो 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ ऊंचाई से कोई चीज नीचे गिरा दूं तो सीधी गिरेगी, तो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी को आप 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो। क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ आपको, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा हो तो 1 डायमेंशनल मोशन, उसके मोशन को हम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है, अगर वो जिग जैग जिंग जुंग नहीं करती, सीधी चल रही है, तो आप 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो। अगर किसी पटरी पर कोई रेलगाड़ी चल रही है, अगर पटरी इधर उधर नहीं मुड़ती है, जब तक वो सीधी रहती है तब तक आप उसको क्या बोल सकते हो, 1 डायमेंशनल, मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर और नॉट? अब बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन, मतलब आपको थोड़ी छूट मिलती है, सीधा चलने के बजाय, मतलब सीधा भी चल सकते हो आप, लेकिन इधर उधर थोड़ा मुड़ सकते हो, थोड़ा मुड़ने की आज़ादी है आपको, उड़ने की आज़ादी नहीं है। 1 डायमेंशनल में तो आपको किस बात की, एकदम सीधा चलना है, इधर उधर भी आप मुड़ नहीं सकते, सीधा मतलब सीधा चलना है, ना इधर मुड़ सकते, ना उधर, ना ऊपर ना नीचे, सीधा, तो 1 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल में क्या है, जिस दिशा में चल रहे हैं तो उस प्लेन में आप इधर उधर हो सकते हो, उस पूरा प्लेन में इधर उधर हो सकते हो, ऊपर नीचे नहीं जाना है, या अगर ऊपर नीचे हो रहे हो तो इधर उधर नहीं, मतलब एक प्लेन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे अमूमन आमतौर पर जो गाड़ियां चलती हैं, अब गाड़ियां जो चलती हैं तो गाड़ियों को कभी मुड़ना होता है, कभी थोड़ा सा इधर होता है, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन आप बोल सकते हो। एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन कहाँ हो पाता है, हम सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो पाता है कि नहीं, कभी कोई बड़ी गाड़ी आती है तो थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इधर उधर हम लोग मुड़ मार के चलाते हैं गाड़ी, तो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर हमको 1 डायमेंशनल मोशन तय करने बोल दिया जाए सड़कों पर तो हम ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाएंगे, ठीक है। कभी गाड़ियों तो जो व्यवहारिक तौर पे है तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। कुछ समझ में आ रहा है मुझे, बोलो। नदी में नाव, नदी में नाव जो है उसकी मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि नाव तो पूरा, मतलब सॉरी, नदी तो पूरा एक प्लेन है, वो चला सकते इधर उधर इधर उधर, समझ में आ रहा है, वो 2 डायमेंशनल मोशन है। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन में आपके पास एक आज़ादी है कि आप जिस प्लेन में हैं उस प्लेन में आप इधर उधर मुड़ मार सकते हैं, लेकिन उस प्लेन से ऊपर नीचे नहीं उठ सकते, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हाँ 3 डायमेंशनल में आपको पूरी आज़ादी है, सीधा चलो, इधर चलो, उधर चलो, ऊपर चलो, नीचे आओ, जहाँ जाओ उधर जाओ, जैसे एरोप्लेन। एरोप्लेन स्पेस में, जैसे स्पेस मतलब ऐसे आकाश में उड़ता है ना, वो फ्री रहता है बेचारा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा उधर जाएगा, तो 3 डायमेंशनल मोशन मतलब स्पेस वाले मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है, उड़ते ही नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, आए बाएं दाएं कहीं भी जाता है, समझ में आ रहा है? तो कैसा होगा ये, 3 डायमेंशनल मोशन होगा। मस्त हवा वाला मौसम है और आप पतंग उड़ा रहे हैं बढ़िया, तो आपकी पतंग की जो मोशन होगी, पतंग मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, वो क्या होगी, 3 डायमेंशनल मोशन होगी, ठीक है। कठिन लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप नदी में नाव चला रहे हैं,
ठीक है, बड़ी सी नदी है, आप नाव चला रहे हैं, तो कौन सी मोशन कर रहे हैं आप? टू डायमेंशनल, बिकॉज आप उस प्लेन में, नदी के तल को आप एक प्लेन मानेंगे ना, तो आप उस प्लेन में नाव चला रहे हैं, आप टू डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बड़े बड़े जहाज समुद्र में बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, कई कई दिनों तक की उनकी यात्रा रहती है ना, तो उस समय उनकी दूरी को टू डायमेंशनल मोशन नहीं मान सकते। क्योंकि आपको बताऊं, आप देखोगे समुद्र को, आप अर्थ को देखोगे ना, तो अर्थ में समुद्र बहुत मात्रा तक फैला हुआ है, आपको पता है। अब जैसे कोई जहाज, पानी जहाज मान लो यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक समुद्र फैला हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा जब वो करेगा, तो क्या ये, आप खुद देखो, ये उस प्लेन में, ये प्लेन थोड़ी है, प्लेन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ये तो कर्वेचर पाथ हो गया ना, मुड़ा हुआ हो गया। तो लंबी लंबी दूरियों तक के लिए आप उसको टू डायमेंशनल मोशन नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन छोटे से हिस्से तक के लिए बोल सकते हो आप, क्योंकि अर्थ का जो ये मुड़ा हुआ हिस्से दिख रहा है, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक आने में कई किलोमीटर होंगे ना भाई, इतनी बड़ी अर्थ। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर पूरे मोशन को देखोगे सर, जहाज यहाँ से यहाँ तक की मोशन करते हैं, तो वो मुड़ा हुआ है ना, क्योंकि समुद्र, अब हम लोग देखते हैं अर्थ को, तो हमको, आप देखो अर्थ को ऐसे कहीं भी दूर तक देखोगे या समुद्र को देखोगे, तो आपको एक निश्चित दूरी के बाद दिखना बंद हो जाता है। आप बोलोगे सर वो दिखना क्यों बंद होता है? तो एक तो इसलिए कि हमारी आंख की एक शक्ति होती है, हमारी आंखों की, हमारी जो क्षमता है ना, उसकी एक लिमिट होती है कि हम उसके बाद नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप हाई पावरफुल कोई यंत्र से, कोई इंस्ट्रूमेंट से देखोगे, तो हो सकता है आप ज्यादा दूर तक देख पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको वो चीज बंद ही होगी। क्यों बताऊं? क्योंकि वो मुड़ा हुआ है वास्तव में, अर्थ है ना भैया, सीधा थोड़ी है। मैं बात समझ में आ रही है? तो और पानी पूरा फैला हुआ है, तो जहाज जाएगा तो जहाज सीधा कैसे चलेगा? उसके मुड़ने के साथ साथ जहाज भी मुड़ेगा, तो उसकी मोशन टू डायमेंशनल नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक एक फिक्स दूरी तक आप लिए देख सकते हो, तो उसका आप टू डायमेंशनल मान सकते हो, अगर छोटी दूरी के लिए अपन देखें तो। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या? नहीं है? अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ध्यान से देखो, वन डायमेंशनल में केवल एक लाइन से उसको दिखाया जाता है। अब वन डायमेंशनल मतलब उसके जो, देखो मोशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। जब आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे, आइंस्टीन का जो बहुत स्पेशल और बहुत फेमस थ्योरी है, तो आपके पास चौथा कोऑर्डिनेट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वो रहेगा टाइम कोऑर्डिनेट। तो अभी हम उस स्टडी में नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल 3 कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, एक्स, वाई और जेड। आप सुनो, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आप सुनो कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन की क्या डेफिनेशन है। अभी मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, प्लेन में मोशन मतलब टू डायमेंशनल मोशन, और स्पेस में मोशन मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन। अब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में समझो, एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स है आपके पास। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह चलता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स में केवल 1 कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी दोनों चेंज नहीं होते हैं, तब उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलोगे। 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल कितना चेंज हो रहा है? कोई एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा। जैसे मान लो ये ओरिजिन हो गया, ऑब्जेक्ट चल रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसमें चल रहा है, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। वाई में चल रहा है कि नहीं, जेड में चल रहा है कि नहीं, केवल किस में चल रहा है? एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और इस समय आप उसको वन डायमेंशनल बोल सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन। या अगर मान लो वो फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है करके, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बताओ? वाई, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर आप उसको, अगर मान लो आप एक्स एक्सिस इधर मानते हो, वाई एक्सिस उधर मानते हो, और कोई फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो तो चुपचाप नीचे गिर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो उसका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और जेड फिक्स है सर, तो यहाँ पे भी आप उसको वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हो, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। फिर वो चाहे तो सिर्फ एक्स हो, चाहे सिर्फ वाई हो, चाहे सिर्फ जेड हो, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं बताओ? और अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह चले कि उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज होने लगे? 2 को, 3 में से कोई 2 कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं, तो उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। फोटो भी आप देख लो, ये देखो ऐसे उसका फोटो बनेगा। उसके लिए 2 एक्सिस बनाना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसकी शुरुआती पोजीशन है, और यहाँ से चल करके कहीं वो यहाँ गया, ये उसका पहला पोजीशन, ये उसका दूसरा पोजीशन। अब देखो, आपको पता है ना कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन एक्स बोलते हैं, और ये दूरी को अपन क्या बोलते हैं? वाई। ये दूरी x1 बोलो, ये दूरी y1 बोलो, तो क्या होगा बताओ? x1 y1। क्लियर है कि नहीं?
उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम लोग ऐसे। अब वो घूम फिर के कहाँ गया बेचारा, ऑब्जेक्ट ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुंचा P2 में। अब देखो यहाँ पे आप x की दूरी बदली कि नहीं बदली, अब x, ये x1 यहाँ से यहाँ तक का, x बेचारा बदल गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, और y भी तो बदल गया, ये पहले y1 था, अब y इतना बड़ा हो गया है तो ये y2 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे बताओ, x2 y2। तो देखो x कोऑर्डिनेट भी मतलब y कोऑर्डिनेट भी, x कोऑर्डिनेट पहले कितना था x1, देखो x कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली दूरी को बोलते हैं। अब पॉइंट जब इस रास्ते पर चल के यहाँ तक पहुंच जाएगा, उसको मैं नीचे खींचूंगा, फिर ये वाली दूरी को बोलूंगा मैं x2। तो देखो x कोऑर्डिनेट जो x1 था बढ़ के x2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ। y कोऑर्डिनेट कितना था पहले, y1, ये वाली हाइट, जब पॉइंट चल के वहां तक पहुंच जाएगा तो हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से दोनों, x और y। अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होने लगे तो 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ रही है कि यार, ये सब ना आप देखो आपकी किताबों में यहाँ पे चित्र दिया हुआ, इसलिए मैं आपको ये वाला बताया हूँ। अब मैं आपको बतला रहा हूँ अगला टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कठिन लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा है, गुड। अब मैं आपको बतला रहा हूँ क्या चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिएगा। क्या चीज, अच्छा 3 डायमेंशन का ग्राफ, अच्छा अभी बता देते। ये देखो इसमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी अपने को, 3 एक्सिस की, ठीक है, कितने एक्सिस की, 3 एक्सिस की। ये सीधा बनेगा, ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस, आप किसी को भी एक्स वाई जेड एक्सिस बोल सकते हैं, किसी को भी क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मान लो मैं एक्स इसको बोल दिया, वाई इसको बोल देता हूँ, जेड इसको बोल देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ये कमरा है ना, अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है। अब मैं यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके यहाँ तक गया है, तो आपको लगेगा सर ये तो 2 डायमेंशनल जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन वो क्योंकि बोर्ड में बनाया हो ना इसलिए वैसा नजर आ रहा है। मान लो कोई पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पे है, और ये इस रास्ते से चल करके कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूवमेंट करके यहाँ तक पहुंचे, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, एक्स भी वाई भी जेड भी, ठीक है। ये P1 P2। अब देखो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जे कोऑर्डिनेट कैसा कैसे, ध्यान से देखना है। देखो भाई, तो यहाँ पे इसको मैं से नॉर्मल खींचूंगा, नॉर्मल खींचूंगा तो मेरे को यहाँ से कुछ दूरी मिलेगी, ये देखो यहाँ पे आया मान लो ये। अब बोलोगे सर ये आप एक्सिस से नीचे चलेगा, कि नीचे नहीं चला हूँ, ये इसको एक पूरा प्लेन मानो, कल्पना करो यहाँ पे पॉइंट P1 है, इमेजिन है ना, यहाँ पे पॉइंट P1 है, मैं एक नॉर्मल खींचूंगा, एक ऐसे नॉर्मल खींचूंगा, कहाँ पड़ेगा, वो फर्श पे, ये फर्श है, ये फर्श का पॉइंट है, समझ जाओ कहाँ का पॉइंट है, ये फर्श का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाली दूरी जो है ना वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, x1। y एक्सिस कहाँ है इसका, ये इसका y एक्सिस है, तो यहाँ देखो ये पॉइंट जो है ना, इसको देखो ये जो लाइन ऐसे दिख रही है आपको, ये ऐसे, इसके पैरेलल आप यहाँ से यहाँ खींचो, ये ऐसे, इसको ऐसे मिलाओ, ये ऐसे, यानी कि वो जो पॉइंट का जो मैं से नॉर्मल खींचूंगा तो मेरे को फुट पॉइंट जो मिलेगा ना उसको आप दोनों एक्सिस से मिलाना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो ये मिल गई आपको, देखो ये वाली दूरी कौन सी हुई भैया, x। अब बोलोगे सर आपको तो यहाँ से x दिख रही है, यहाँ से x दिख रही है, तो एक्चुअली क्या है वो 3 डायमेंशन है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, ठीक है। ये हुआ, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, y1, और ये जो हाइट है ना, आपको ये हाइट दिख रही है, ये वाली हाइट, ये y1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, y एक्सिस में नापी गई दूरी को y1 बोलोगे, और z एक्सिस के लिए आप हाइट को देखोगे कि यहाँ जो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ था ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना वो आपका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगी। क्यों ऐसा, क्यों जेड कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइट आप नाप रहे हो किसके सीध में है, ये आपका जेड एक्सिस है। देखो ये कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट P। तो जमीन से जो इसकी हाइट हुई वो किसके सीध में है भाई, ये तो अपना वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये हाइट किसके सीध में नापोगे, ये जेड एक्सिस, तो ये जेड कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कितना दूरी पर है तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा,
ये पॉइंट इधर से y एक्सिस के सीध में कितना दूरी पर है तो वो आपका y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा है, ठीक है। पुस्तक में x एक्सिस इसको बोला है, y एक्सिस इसको बोला है, तो उससे कंफ्यूजन मत रखना। क्लियर है? तो x1 y1 कितना हुआ, z1। अब बताओ ये चल के वहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब देखो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए कि नहीं हुए। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका नॉर्मल डालूं कुछ इस तरह से, फिर ये ऐसे हो जाए, ये कुछ ऐसा, ये और इसको ये, समझ में आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि एक फर्श है ये। अब ये जो हाइट हो गई इसका जेड कोऑर्डिनेट बन गया, तो Z2 बोल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, दिख रही है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बोलो चाहे ये वाली दूरी बोलो, सेम है, क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो ये एक स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, जो फर्श पे बना हुआ है, भले आपको ऐसे आड़ा तिरछा दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये वाली दूरी जो हो जाएगी वो इसका, या ये वाली दूरी बोलोगे। अब बोलोगे सर ये और ये तो अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, सेम है। ये एक्चुअली ये पूरा कहाँ बना हुआ है, फर्श पे बना हुआ है। मान लो ये उसका फुट पॉइंट है, आप उसको ऐसे मिला दो, ऐसे, समझ में आ रहा है? नीचे में बना है, ये नीचे में मिला हुआ है जमीन में, तो यहाँ जमीन को ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, तो जमीन में दिखा है। तो ये जो दूरी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो जाएगा आपको बताऊँ, ये x2 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट किधर मिलेगा आपको पता है, y एक्सिस किधर है, इधर है। तो जो इसका ये अपन P2 को ऐसे फुट पॉइंट फुट नॉर्मल खींचे ना, तो उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो क्या हो जाएगी, इसकी y2 हो जाएगी। जब वो यहाँ था पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल खींचे थे, तो ये इधर ये वाली दूरी इतनी क्या थी, y1 थी। और जब पॉइंट यहाँ पहुंच गया, नॉर्मल खींचे, उधर मिला है, तो ये वाली जो दूरी मिली वो क्या हो जाएगी आपकी, y2। क्लियर है? ऐसा। और ये क्या हो जाएगी, ये देखो y1 ये है, इसको भी y1 बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक y2 है, इसको भी y2 बोल सकते हो, और ये आपका ये x1 है और इसको भी आप x1 बोल सकते हो। हाँ, उसके पैरेलल उसको लेना है। हाँ बेटा, मतलब जो उसका जैसे कि y1 क्या पोजीशन उसका वो दोनों इक्वल है। हाँ, लेंथ इक्वल रहेगा, आप इसको भी y1 बोल सकते हो, ये भी आपका y1 है नहीं भाई? ऐसा है, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, ऐसे करके अपन उसका डायग्राम बनाएंगे। मिटा दूंगा, सब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आगे ये 3 डायमेंशनल मोशन था जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, जेड वाला भी, यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा भी चल रहा था और जिगजैग भी हो रहा था और उड़ भी रहा था। ठीक है, जब आप सोचो, आप जब उड़ोगे तो आप केवल ऐसे उड़ोगे क्या? नहीं, आप ऐसे होने के साथ साथ ऐसे भी हो सकते हो और ऊपर नीचे भी जा सकते हो, फ्री एकदम। इसलिए स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल मतलब पूरा सब कुछ पा लिया, ऐसा होता है, कहीं भी जा सकते हो ऐसा। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझे? ठीक है, पक्का यहां से समझना। देखो मान लीजिए कि कोई, देखो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, ठीक है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, आपको पता है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो ध्यान से देखना, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कोई आदमी पॉइंट ए से यात्रा शुरू करता है। कहाँ से यात्रा शुरू करता है? पॉइंट ए से वो चलना शुरू करता है, ए से बी तक गया बेचारा 20 किलोमीटर चल करके। कितना किलोमीटर चल के? 20 किलोमीटर चल करके बी तक गया, वहां थोड़ा रुका, चाय नाश्ता किया, फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वो इधर मुड़ गया, बी से सी तक गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? फिर वहाँ का काम धाम निपटाया, फिर इधर बढ़ गया, फिर पॉइंट डी में आया, फिर 20 किलोमीटर चल के आया। ठीक है, अब मेरे को, अब उसकी इतनी यात्रा समझ में आया कि 20 किलोमीटर, फिर 15, फिर 20। अब यदि कोई मेरे से पूछे कि सर इस पूरी यात्रा के दौरान आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए कितना कितना हुआ, तो सुनो ध्यान से। अगर उस आदमी का कोई मेरे को पूछेगा कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम कितना है डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैं बोलूंगा भैया देखो
जब वो यात्रा अपनी शुरू किया था तब से लेकर के टोटल करते हुए जब वो अपनी यात्रा खत्म किया है तब तक उसके द्वारा चली गई हर एक डिस्टेंस को, हर एक पाथ, लेंथ ऑफ पाथ को आप काउंट करो, जो टोटल बनता है वो डिस्टेंस आएगा। तो 20 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर कितना आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस मतलब आता है कि लेंथ ऑफ पाथ, आपने जितना चला है वो पूरा टोटल होगा, वो कहलाएगा डिस्टेंस। क्लियर है? मगर अगर कोई मुझे पूछे कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, आप वो देखिए, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना देखूंगा कि भाई वो अपनी यात्रा कहां से शुरू किया था। ए उसका इनिशियल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, और डी उसका फाइनल पॉइंट है। अब पहले कहां था, ए में, अभी कहां है, डी में। अब वो ए से डी में किस रास्ते से होकर पहुंचा है कोई मतलब नहीं मेरे को, वो चाहे ऐसे पहुंचे, चाहे इधर उधर घूम कर दुनिया जहान पहुंच के कुछ भी करे हो, अभी उसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट डी है, और यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 15। क्योंकि देखो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड सेम होता है ना, तो 15 किलोमीटर। और देखो अगर आप इसके डायरेक्शन देखोगे, पहले कहां था, ए में, अभी कहां है, मतलब इस दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कौन सी दिशा, नॉर्थ दिशा। तो मैं बोलूंगा भैया उसका, अब कोई में से पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या है इस ऑब्जेक्ट का, तो मैं बोलूंगा बेटा इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर। क्या बोलूंगा, क्योंकि अब आप लोग एक बात मजबूती से समझिए, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हमने ये देखा कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है जहां से अपनी यात्रा शुरू किया था, और अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है जहां उसकी यात्रा समाप्त हुई है, उसके बीच की डायरेक्ट दूरी क्या है, बस वही देखना पड़ता है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 15 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 55 किलोमीटर, 55। समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग शॉर्टेस्ट देखते हैं, बस शुरू कहाँ और आखिरी कहाँ, उसके बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, लेकिन साथ में डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में आप शॉर्टेस्ट पाथ की जो लंबाई है वो बताओगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का आप अंतर तो बताओगे, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ। समझ में आया? तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका सदैव हमेशा, यानी डिस्टेंस हमेशा आपका जीरो हो सकता है यदि आप चले ही नहीं, मान लो कोई रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस वो कुछ चलेगा ही नहीं, तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो होगा। तो डिस्टेंस हमेशा जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कोई ऑब्जेक्ट -5 किलोमीटर चला, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। या तो वो रुकेगा, रुकेगा तो क्या होगा, रुकेगा तो उसका डिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन चलेगा तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस हमेशा जीरो या पॉजिटिव हो सकता है। जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और चलेगा तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? पक्का ना? नेगेटिव कैसे? हाँ, नेगेटिव कैसे, देखो ध्यान से, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना अच्छे से समझ में आया, बढ़िया। चलो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होता है, ये तीनों मैं आपको बतलाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट पहले बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ओ रेफरेंस पॉइंट है, ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए है, क्या है, ए, और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसका पोजीशन बोल दो, पोजीशन। अभी मैं आपको बोलूंगा बेटा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, तो आप लोग बोलोगे सर अभी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो x1 है, वेरी गुड, x1 पोजीशन पे है, जो दूरी है ना वही पोजीशन, ठीक है, यहां से डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट उधर उधर राइट साइड मोशन करता है, पॉइंट बी में पहुंचता है, अब उसकी पोजीशन हो जाती है x2। क्लियर है? According to definition of displacement, it is the difference between फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या है बेटा, x2, इनिशियल पोजीशन क्या है, x1। अब इसको डिफरेंस इसका निकालोगे, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? अब देख लो कौन बड़ा कौन छोटा दिख रहा है, x2 बड़ा दिख रहा है, x1 छोटा है, तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा,
यानी आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट जब उस साइड जाएगा, राइट साइड जा रहा है, मतलब हमेशा राइट साइड जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ऐसा नहीं मानना है। अभी हम उसको रेफरेंस पॉइंट ओ को बोल रहे हैं ना, तो इस केस में, इस सिचुएशन में देखो राइट साइड जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब उल्टा केस देखते हैं, ठीक है, चलो ध्यान से समझना। ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये अभी ऑब्जेक्ट मान लो पॉइंट ए पे है और इसकी पोजीशन मान लो x1 है, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट चल करके पॉइंट बी तक आता है और उसकी पोजीशन हो जाती है कितनी, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप समझ जाओ चेंज इन पोजीशन। नहीं नहीं नहीं, आप देखो ना, उसकी पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आपको हमेशा x2 माइनस x1 ही करना है। मैं जो बता रहा हूँ देखो, डेफिनेशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस, तो फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, पॉइंट बी। पहले पहले कहाँ था वो, ए पे था, पहले ए पे था, लेफ्ट डायरेक्शन में चल करके वो बी तक पहुंचा, तो बी तक पहुंचा मतलब ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन उसकी x2 है, इनिशियल पोजीशन x1, क्योंकि वो x1 पे पहले था। अब दोनों का माइनस करो तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि आप ये हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव हुआ, यानी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कम हो रही है ना भाई। देखो ना, रेफरेंस पॉइंट से पहले दूर था, अब रेफरेंस पॉइंट से पास आ रहा है तो उसकी पोजीशन घट रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, जीरो हो जाएगा। अगर जितना राइट चल के उतना ही लेफ्ट चले तो जीरो हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ना। ये बुक में आपके बना हुआ है, फोटो आप लोग जरूर देखिएगा भाई। क्लियर है, पक्का। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों फिजिकल क्वांटिटी का ऐसे सिस्टम में यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का ही m0l_t0 m0l_t0। समझ में आया? ये बात दोनों के लिए सच है। ये ऐसा सिस्टम, ये भाई डायमेंशनल फॉर्मूला तो फिक्स है, और ऐसे सिस्टम में यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों के लिए, और सीजीएस सिस्टम में ये, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए तो अपने को वो सिस्टम सिस्टम का कोई वो नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, ठीक है। इज इट क्लियर? कुछ डाउट है क्या, बताओ भला। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से ना हमको पाथ के नेचर की जानकारी नहीं मिलती। अब देखो, जैसे मैं अभी यहाँ पे पॉइंट ए में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी यात्रा का शुरुआती पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अब बहुत समय बाद वो ट्रेवलिंग करके इधर उधर करके मान लो यहाँ पहुँचता है पॉइंट बी में, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहाँ से वहाँ पहुँचने में वो कहाँ कहाँ जाके आया है हमको नहीं पता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में हमको उसके नेचर ऑफ पाथ के बारे में ना तो कोई मतलब होता है ना तो पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे से बोलेंगे सर डिस्टेंस बताइए, तब मेरे को पता करना पड़ेगा भैया, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, हर एक चीज को मेरे को जोड़ना पड़ेगा। वो जहां जहां वो चल चल के आया है ना, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तुम गए इतना किलोमीटर, फिर कहाँ से कहाँ गए इतना किलोमीटर, फिर कहाँ से कहाँ गए उतना किलोमीटर, वो सब जुड़ेगा किसमें, डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस के लिए जरूरी है कि आप जहां जहां चल के आओ सब बताओ। और डिस्प्लेसमेंट के लिए वो पाथ की न तो नेचर से मतलब है ना तो कुछ से मतलब है, शेप साइज कोई मतलब नहीं है। आप अगर ए से बी ऐसे जाओ तब भी डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, ए से बी ऐसे जाओ, ऐसे घूम फिर के जाओ, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? ठीक है।